राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी दोनों ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इलेक्ट्रोमोपैथी के अंतर्गत प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में हम वेरियस डिजीज पर चर्चा विगत महीनों से कर रहे हैं और आज इसी क्रम में हम एक रोग को और ले रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जो है एक्जिमा पर चर्चा की थी, एक्जिमा रोग पर जो है चर्चा की थी, उसके ट्रीटमेंट के बारे में, उसके रोग, उसके जो कारण हैं और उसके लक्षण सब पर चर्चा की थी। उम्मीद करता हूं कि आपको वो वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल होगा। इसी क्रम में आज फिर हम एक स्किन डिजीज लेकर के आए हैं। स्किन डिजीज क्योंकि स्किन के से ही वो रिलेटेड है। आज का रोग है साथियों रिंगवर्म। क्योंकि हमारे बहुत से साथियों के जो है कमेंट आते हैं, पोस्ट आती हैं। रिंगवर्म जो है एक बड़ा ही कठिन साध्य रोग है, जिसकी लंबे समय तक चिकित्सा की जाती है, तब जा कर के जो है ये रोग ठीक होता है। और जो है रोगी का उचित खान पान और उसके लाइफस्टाइल को अच्छी तरह से जो है चेंज करके इस रोग पर जो है काबू पाया जाता है। तो कई साथी पूछते हैं कि कितने दिन में आराम हो जाएगा। तो साथियों देखिए, आप इलेक्ट्रोमोपैथी के चिकित्सक हैं, आप में जो है इतना जो धैर्य तो अवश्य होना चाहिए कि रोग कैसा भी हो, हम रोग को, किसी भी रोग को एक ड्यूरेशन के अंदर, एक अवधि के अंदर उसको हम नहीं बांध सकते हैं कि हम आपको इस रोग को जो है इतने दिन में ठीक कर देंगे। हमारा कर्म है जो है रोगी को दवाई देना। रोगी का धर्म है कि वो औषधि जिस प्रकार से इलेक्ट्रोमोपैथी के चिकित्सक ने बताई है, जैसे उसको सजेशन दिया है, उस प्रकार से जो है पूरे जो है परहेजों के साथ में दवा का सेवन करता रहे। तो एक दिन साथियों धीरे धीरे ये रोग बिल्कुल जड़ से निर्मूल नष्ट हो जाता है। तो साथियों रिंगवर्म जैसे नाम से ही इसका पता चलता है कि रिंग जैसे कोई गोल आकार का जो है ये रोग बनता है। आपने देखा होगा जंघाओं पर, नितंब पर, गर्दन के पास में लाल गोल गोल जो है चकते बन जाते हैं, उसमें रेडनेस आ जाती है। तो इस प्रकार की स्थिति को जो है रिंगवर्म कहते हैं। साथियों ये जो है एक संक्रमण रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो ये रोग जो है जिस भी शरीर के भाग में होता है, उस शरीर के भाग को उस रोग से जोड़ दिया जाता है। जैसे रिंगवर्म जो है ये रोग जो है 4 प्रकार का, हमने इसको 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला जो है वो है टीनिया बारबाई, जिसको हम बोलते हैं टीनिया बारबाई। ये बारबर के उस्तरे से फैलने वाला रोग है। देखा होगा साथियों कि बारबर एक प्रोफेशनल होता है और उसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उस्तरे, कैंची वगैरह जो है, वो सब पर यूज करता है। वो जो भी जाता है उसी पर वो यूज करता है।
तो क्या होता है साथियों, कई बार क्या होता है, कोई ऐसा आदमी, ऐसा रोगी जो है उसके पास आ जाता है जिसे वो उस तरह से उसके बाल उसको काटने पड़ते हैं। फिर वही उस तरह जो है किसी दूसरे को अगर वो लगाएगा तो उससे भी वो रोग फैल जाता है। तो इस प्रकार के रोग को टीनिया बारबाई जो है रोग कहते हैं। ये ज़्यादातर जो है दाढ़ी के अंदर और गर्दन के आसपास में ये रोग फैलता है। इसका दूसरा रूप जो है साथियों वो है टीनिया कैपिटिस। टीनिया कैपिटिस साथियों, ये दाद जो है ज़्यादातर छोटे बच्चों में, जो छोटे बच्चे हैं उनमें ज़्यादा फैलता है। छोटे बच्चों के आगे माथे पर आपने देखा होगा, कई बार छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वहाँ पर उनके बाल भी उड़ जाते हैं और उस एरिया में जो है ये संक्रमण माथे के ऊपर जो है फैलता है छोटे बच्चों में। तीसरा जो इसका रूप है साथियों वो टीनिया कर्सिस। टीनिया कर्सिस यानी कि ये ज़्यादातर जो है जांघों में, नितंबों में, जोड़ों में जो है ज़्यादातर ये अपना स्थान बनाता है। तो इस प्रकार के रिंगवर्म को जो हम टीनिया कर्सिस के नाम से जानते हैं। और चौथा है साथियों इसके अंदर टीनिया पैडिस। टीनिया पैडिस यानी कि हाथों पैरों का जो है रोग। जो साथी व्यक्ति नंगे पांव किसी ऐसे सार्वजनिक स्थान पर, पब्लिक प्लेस पर घूमते रहते हैं, जैसे स्विमिंग पूल वगैरह है या कोई तालाब वगैरह है या कोई ऐसा नदी का किनारा वगैरह है जहाँ पर लोग नंगे पांव घूमते हैं, स्नान करते हैं, ऐसे स्थानों पर जो है ये रोग फैलता है। ऐसे स्थानों से पर जाने से, नंगे पांव जाने से ये रोग ज़्यादातर जो है फैलता है। तो साथियों इस प्रकार जो है ये दाद के 4 रूप हैं, 4 प्रकार के जो दाद होते हैं और इन चारों से ही जो है रोगी को ये रोग हो जाता है, फैलता है शरीर में। कारण तो जानते कि एक फंगस इन्फेक्शन है, फफूंद के कारण फैलता है। साथियों फफूंद एक ऐसा परजीवी है, वो स्वयं जीवित नहीं रहता है, लेकिन किसी लाइव सेल के संपर्क में जब वो आ जाता है तो सक्रिय उठता है और वहाँ पर जो है वो पनपने लगता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है ये बदलता रहता है, हवा में भी जाता रहता है। तो मेन कारण जो है इसका यही है। और पशुओं में भी फैल जाता है ये, या मिट्टी वगैरह में भी जैसे ये फैलता रहता है, यानी कि घूमता रहता है। किसी भी लाइव सेल के संपर्क में आ जाए तुरंत सक्रिय उठता है। ये इसका एक मेन जो कारण है और उसका कोई कारण नहीं है। और लक्षणों में अगर सिम्टम्स में हम देखें तो सिम्टम्स जैसे रिंग, जैसे छल्ला होता है कोई गोल टाइप का, इस टाइप में रेड लाइन बन जाती है और उसके भीतर जो हैं धीरे धीरे छोटे छोटे जो है रेडनेस स्पॉट उसके अंदर बन जाते हैं और इनके अंदर जो है तीव्र खुजली होती है, इरिटेशन इनके अंदर होता है और कई बार खुजलाते जो है इनके अंदर से मवाद जैसा, पानी जैसा जो है वो निकलने लगता है। बड़े बड़े घेरे बन जाते हैं, गोल गोल चकते के रूप में जो है ये उभरता है और इसके जो किनारे होते हैं वो रेड होते हैं और अंदर भी जो है वो रेड स्पॉट उसके अंदर बन जाते हैं। तो इस प्रकार के जो चिन्ह किसी व्यक्ति में दिखाई देते हैं तो उसको इजीली तौर से जो है पहचाना जा सकता है कि ये रिंगवर्म का रोगी है। तो साथियों ये कई दिनों से जो है
हम इन रोगों के बारे में चर्चा नहीं कर पाए थे और हम अधूरा सा जो है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को समझ रहे थे। तो अधूरा जो है इसको हम समझ रहे थे, आज हमने जो है इसको पूरा कर दिया है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में साथियों हम क्या इसका इलाज करें, इस बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जैसे आप सब जानते हैं कि हमारे पॉपुलर कंपोजिशन होते हैं BPBC। तो साथियों ये दो चीज़ें मिल जाती है तो फिर और कुछ मिलाने की ज़्यादातर आवश्यकता रहती नहीं है, क्योंकि विशेषण ऑफ द लिम्फ एंड ब्लड इज़ द काज ऑफ डिजीज़। रस और रक्त ही अशुद्ध होते हैं जिसके कारण रोग ज़्यादा पनपता है। और अगर हम इन दोनों कंपोजिशंस को नहीं दे, ये समझ लेना कि ये दोनों फार्मूले जो है वो हमारे एंटीबायोटिक हैं। हर रोग में जो है इसको हम दे करके रोग को जड़मूल नष्ट कर सकते हैं। तो BPBC, S3 और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। तो BP की यहाँ पर जो है साथियों 20 ड्रॉप डालनी है, BC की 10 ड्रॉप डालनी है और S3 की 5 ड्रॉप डालनी है, BE की 10 ड्रॉप इसके अंदर डालनी है। ये सब जो है D4 से लेना है, जो आपके पास में किट बनी हुई है हमारी 147 के रेशियो वाली जो किट है आपके पास में 38 औषधियों की, तो उसमें से जो है प्रत्येक की इतनी इतनी बूंदें आपको लेनी है और खाली बोतल D3 में 30 ml में बनाना है। ये जो भी मेजरमेंट हम आपको बता रहे हैं ये जो है 30 ml का ही मेजरमेंट होता है। किसी को अगर 60 में बनाना है तो वो उसका डबल कर दे, किसी को 100 में बनाना है तो इसका ट्रिपल से थोड़ा ज़्यादा कर दे। तो इस प्रकार से जो है वो किसी भी जो है मेजरमेंट में इसको बना सकता है। दूसरा हमारा कंपोजिशन है साथियों, इसके अंदर जो है C3, विनरियो 1, वर्मीफुगो 1 और GE ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। साथियों C3 जो है वो सेल और जो है स्किन ऑर्गन की सेल होती है, सेल पर काम करता है। विनरियो 1 इसकी सहयोगी औषधि है और वर्मीफुगो जो है वो जैसे कि वर्म्स, रिंग वर्म, तो किसी प्रकार के वायरस या बैक्टीरिया को मारने में ये औषधि अद्भुत कार्य जो है अपना करती है। और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी भी जो है सेल्स की ही, सेल टिश्यू की रेमेडीज है, को रिपेयर करने में महत्वपूर्ण अपना योगदान देती है। तो इस प्रकार से हमने ये 4 मेडिसिन यहाँ पर ली है, C3, विनरियो 1, वर्मीफुगो 1 और GE। इन सब की 5-5 बूंद D4 से, जो हमारे पास D4 की किट रखी हुई है उसी से लेना है और उसमें जो है 30 ml में इसको मिला करके रोगी को जो है 2-2 घंटे के अंतराल से, 1-1 घंटे के अंतराल से, आधे-आधे घंटे के अंतराल से भी दी जा सकती है। तो साथियों कई बार हमारे साथियों की जो है ये कंप्लेंट आती है कि हमने ये रोगी को दिया और हमें कोई जो है परिणाम नहीं इसका मिल रहा है। देखो साथियों, मैंने आपको कंपोजिशन बता दिया है, लेकिन थोड़ा सा अपने विवेक का भी प्रयोग करो आप। मैंने यहाँ 2 घंटे में बोला है, हो सकता है कि उस पेशेंट को और ज़्यादा ज़रूरत हो इसकी, तो उसमें क्या है कि 5-5 बूंद आप टंग्स पर जो है 5-5 मिनट पर भी डाल सकते हैं। जब तक रोगी को रिलीफ ना मिले तब तक डालें। उसके बाद में जैसे 5-5 बूंद या 10-10 बूंद हैं उसको दिन में 4 बार या 3 बार जैसे भी आवश्यकता हो उसके अनुसार वैसे दें। तो ये कंट्रोल करना आपके हाथ में है। ये नहीं है कि मैंने आपको बता दिया, मैं तो एक जो है सामान्य जो मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है, ज़्यादा खुजली, उसको इरिटेशन ज़्यादा हो रही है, तो फिर वो दिन में 5 यानी 10-10 बूंद 4 बार करके जो है कंट्रोल वो नहीं हो पाएगा। उसको हमने जल्दी उसको देना होगा। जो स्ट्रक्चरल मेडिसिन है वो हमने उसको ज़्यादा जल्दी उसको देनी होगी। जितना ज़्यादा सीवियरिटी होगी उतनी हम डोज को लाइट कर देंगे और उसको बार बार रिपीट करेंगे। एक ये मूल मंत्र आप जो है अपना लिख करके रख लो कि जितनी बीमारी हाई होगी, हाइपर स्टेज में होगी, सीवियर होगी, उतनी ही मात्रा सूक्ष्म हम करके माइक्रो डोज करके उसको बार बार 5-5 मिनट पर भी रिपीट करनी पड़ सकती है साथियों। तो ये आपके विवेक के अनुसार आपने वहाँ पर
प्रयोग करना है कि इसको हमने 5 मिनट में देनी है या इसको 10 मिनट में या आधा घंटे में या 1 घंटे में या 2 घंटे में देना है, ये आपने स्वयं भी देखना होगा। हाँ, कंपोजिशन यही चलेगा बस, लेकिन उसकी मात्रा कितनी करनी है ये आप अपने विवेक से भी काम लेना होगा। तभी आप ये सोचें कि मैंने आप बता दिया कि 10-10 बूंद दिन में 4 बार दें। ये एक जो नॉर्मल रोग होता है उसके लिए मैंने बताया। अगर कोई सीवियरिटी ज़्यादा है तो वहाँ पर आप इसको बार बार रिपीट कर सकते हो। ऐसे कैंसर में भी जो है वो आप कर सकते हैं। तो साथियों, आप समझने का प्रयास करें कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे जो बहुत से ऐसे साथी हैं जो इस चीज़ को समझ चुके हैं, वो अपने विवेक से भी जो है उसका प्रयोग कर लेते हैं और रोग पर काबू पा लेते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी ये 450 डॉक्टर हैं दोनों ग्रुपों में, वो भी इसी प्रकार से जो है समझ लें, अपने विवेक का प्रयोग कर लें। साथ में केवल जो है दूसरे के ऊपर भार डाल देना ये उचित नहीं है कि दूसरा ही हमें बताए अब हमें क्या देना होगा, अब हमें क्या देना होगा। थोड़ा सा अपने विवेक का प्रयोग करो। अगर उसके बावजूद कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप हमसे भी बात कर सकते हैं। और कुछ साथियों की तो ऐसी गलत आदत हो चुकी है कि हमने उसका वीडियो लेक्चर भी तैयार कर दिया उस रोग से संबंधित। बुक में भी जो है वो रोग, उसके लक्षण, सिम्टम सब कुछ लिखे हुए हैं। उसके बावजूद भी जो है वो पोस्ट डाल देते हैं कि इस रोग में हम क्या दें। ये बड़े शर्म की बात है कि हमने इतनी मेहनत करके हम वीडियो लेक्चर भी तैयार करते हैं और हमने बुक में भी जो है पूरा 1 साल जो है मेहनत की है, उसके बावजूद आप उसकी उपयोगिता न समझ करके जो है थोड़ा सा अपना श्रम न करके, मेहनत न करके जो है सीधा जो है वो पोस्ट डाल देते आप। मेरा उन सभी साथियों से ये निवेदन है कि वो कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि आप मेरी भी समय की जो है उपयोगिता को आप जानिए, मेरे समय की वैल्यू को भी आप समझिए कि मेरे पास 450 डॉक्टर हैं। यदि सभी मेरे साथ ऐसे फ़ोन पर बात करेंगे या फिर छोटी छोटी बातों के लिए जो पोस्ट डालेंगे तो फिर मेरा क्या होगा। साथियों देखिए, मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसे नहीं कि मेरी रोजी रोटी ही जो है उसको जो है लाले पड़ जाए। क्योंकि यहाँ किसी की जो है फंडिंग वंडिंग नहीं आती किसी कहीं से कि हमारा वहाँ से जो काम चल जाता है। तो हम तो अपनी ही मेहनत जो करते हैं उसी से हमारा गुजर बसर हो जाता है। तो कृपया आप ऐसा ना करें, पहले पूरा प्रयास अपनी तरफ से करें और उसके बावजूद कोई प्रॉब्लम होती है तब आप जो है हमसे पोस्ट के द्वारा जो है पूछे, हम उसका जवाब भी ज़रूर देते हैं। क्योंकि साथियों, और कुछ साथी हमारे ऐसे होते हैं कि कहीं से भी उनको रिपोर्ट मिली, 10, 15, 20 जो भी मिली, वो उठा करके जो है वो इसमें पोस्ट कर देते हैं। और कई साथी तो उसकी PDF बना देते हैं। उसको करते रहो आप, जो है निकालते रहो, उस फाइल को खोलते रहो आप। आपके पास सब यही समय है और अब आपके लिए कोई वो नहीं है, जो है आपका कोई काम नहीं है। केवल आपका काम इतना है कि उस फाइल को पढ़े जाओ आप। तो मेरा उन साथियों से ये निवेदन है कि केवल जो है ज़रूरी, जिसके अंदर जो है एबनॉर्मलिटी हो, वो पेपर आप मुझे दिखाएं। जो नॉर्मल है उसको ना दिखाएं। जब हम पूछें तब आप जो है उसको बताएं हमें। लेकिन जो एबनॉर्मलिटी है जिन टेस्ट में, वो ही पहले आप हमें दिखाएं। सारे कागज़, कई बार होता है कि उसमें ज़्यादातर जो है नॉर्मल रिपोर्ट होती हैं, उनमें हमने अपना माथा खपाना पड़ता है और उसमें हमारा टाइम जो है वेस्ट होता जाता है। और दूसरे साथी है उनके उत्तर देने में हमें बड़ी दिक्कत आती है, फिर उनकी समस्या को सॉल्व करने में। तो मेरा उन साथियों से निवेदन है कि जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वही डालें, सारे ना डालें। और दूसरा ये है कि खाली रिपोर्ट के आधार पर किसी का ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। उसके जब तक आप फिजिकल उसके सिम्टम्स वगैरह नहीं बताएंगे, उसके रोग की हिस्ट्री आप नहीं बताएंगे, खाली रिपोर्ट से क्या होगा। सब कुछ उसको देख करके तब जा करके ट्रीटमेंट हम पहुंच पाते हैं उस पर, और तभी जो उसका ट्रीटमेंट वो सक्सेस होता है। अब कई साथी सिर्फ जो है रिपोर्ट डाल करके तीसरी कर लेते हैं, बस यही है और कुछ नहीं है।
मेरा उन साथियों से निवेदन रहेगा कि ऐसे ट्रीटमेंट होगा नहीं, ठीक भी नहीं होगा। क्योंकि जब तक हम रोगी के बारे में, उसके जो है पास्ट हिस्ट्री के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूरा नहीं जान पाएंगे, तब तक हम जो है एक जो बोलते हैं एक एक्यूरेट पॉइंट पर हम जो है नहीं पहुंच पाते हैं, कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाते हैं, डायग्नोस पर नहीं पहुंच पाते हैं कि ये रोग क्या है। तो इसलिए जिस किस का भी आप जब पोस्ट डालते हैं कोई रिपोर्ट की, तो उसके बारे में ज़रूर बताएं, पेशेंट के बारे में, फैमिली हिस्ट्री के बारे में भी ज़रूर बताएं। उसे जो है रोग को डायग्नोस करने में हमें बहुत हेल्प मिल जाती है। तो साथियों, आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर डालें। और पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था, इसमें भी कुछ साथियों के हमारे पास में फ़ोन आए हैं। जो साथी जो हमसे जुड़ना चाहते हैं और जो है कुछ अपनी एक्स्ट्रा इनकम जो है अर्न करना चाहते हैं, तो हमसे जुड़ सकते हैं। और जो है उसकी जानकारी जो है हमारे आपके सबके पास में जो है हमारे पर्सनल नंबर हैं, उन नंबरों पर आप जानकारी उनके बारे में ले सकते हैं। और जिन साथियों को हमारे जो दूर दराज ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ पर उनको डिस्टिल वाटर मिलने में जो है, खाली बोतल ड्रॉपर मिलने में समस्या है, मटेरियल नहीं मिलता है। कई साथियों के जो है हमारे पास फ़ोन आते हैं, सर कहाँ से हम ले, हमारे यहाँ तो आसपास में भी कोई जो है डिस्टिल वाटर वाला नहीं है, ऑनलाइन लेते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है। तो उन साथियों के लिए जो है हमने ये व्यवस्था की है कि अगर उनको आवश्यकता है तो वो हमारा जो है अपना पार्टिकुलर बना करके हमें यहाँ भेजें। हाँ, बशर्ते ये है कि आपको कोरियर चार्जेस देना होगा, और बाकी जो है हम यहाँ पर जो है आपके मार्केट रेट पर ही उसको आपको देंगे उसको। तो आज के लिए हमारा इतना ही साथियों, राधे राधे।